डिसरिस्पेक्टफुल और रूड हो गए थे कि ये अगर थोड़ा सा भी और लेट होते आप तो मतलब इसके बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे कि बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, बोली इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये मत। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा फॉर द सेकंड टाइम, एंड स्पेशली बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि अभी जैसा वहाँ पे डिप्लोमेटिक सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसमें क्या ट्रैवल में कोई इफ़ेक्ट आती है या नहीं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे मेरे साथ हुई। तो वैसे ही कनाडा में अभी जैसी जॉब मार्केट की सिचुएशन है, जैसा हाउसिंग मार्केट जैसा है, इन्फ्लेशन जैसा हो रहा है, ले ऑफ्स जैसी हो रही है, तो हमें ऐसे ही लगता है कनाडा में जाके कि हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। और जंग लड़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं माता का नाम। और वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है, तो जय माता जी बोल के हमारी जर्नी को हम शुरू करेंगे। मैं गया था हमारे कुल की देवी माँ भवानी के मंदिर, और उन्हीं के साथ आपको दिखेंगे रांदल माँ। फिर मैं गया सिद्धनाथ महादेव। अब क्योंकि कर्म भूमि में जा रहा था तो शनिदेव से आशीर्वाद ले लिए। गणपति जी से बोला कर्म करने की बुद्धि दे, और हनुमान दादा से बोला कर्म करने का साहस और ताकत दे। फिर शनि मंदिर के ठीक बाहर उनके प्रिय काले श्वानों से मिला। और फिर एयरपोर्ट की तरफ का सफर शुरू कर दिया। आपको लगा मैं इतनी आसानी से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा? हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे ऑन द वे टू अहमदाबाद बीच में हॉल्ट लिया है। मैं अब दिखाऊंगा आपको हमारे यहाँ का देसी ऑन रूट। जो वहाँ के 10 ऑन रूट मिलाओगे फिर भी यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इनमें से एक भी जगह पर नहीं खा पाऊँगा। और इसका रीज़न ये है कि मेरी बहुत ही एक सीवियर इन्फेक्शन के लिए मेरी सर्जरी हुई थी मेरे विजडम टूथ में। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं एक रेगुलर क्लीनिंग सेशन के लिए गया था, और मुझे देख के बताया गया कि यार ये जो गम ग्रोथ है बहुत अननेचुरल है। और एक्सरे करने में पता चला कि 2.5 साल पहले जो विजडम टीथ मैंने निकलवाए थे उसमें से एक था वो अच्छे से नहीं निकाला था डॉक्टर ने, और एक पीस पीछे रह गया था, और उस पीस ने बहुत ही डेंजरस एक इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया था जो बाहर से पता ही नहीं चल रहा था। और जब पता चला तो उन्होंने बोला कि ये आप बहुत ही सही टाइम पे आए हो, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी और लेट होते आप तो मतलब इसके बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन फूड पाइप या विंड पाइप तक पहुंच जाता तो बहुत रिस्क बढ़ जाता। तो लगभग पिछले 5-6 दिन से मैं सिर्फ आइसक्रीम और मिल्क शेक्स ही ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं कोई चीज़ खा नहीं पा रहा हूँ। और मुझे आपके साथ यही एक बात मेजर एक बतानी थी कि यार देखो, जब भी आप कनाडा जा रहे हो या ऐसे वेकेशन के लिए आ रहे हो, पहले आपके जो विजडम टीथ है या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स है
उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप उसको ख्याल में नहीं रखोगे तो इतना दर्द वहाँ पे और इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी मेरे एक पुराने वीडियो में, बहुत पहले कनाडा जाने से पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई विजडम टीथ जो है अगर वो बिल्कुल भी निकालने जैसे हैं तो उसको निकाल के ही कनाडा जाना, क्योंकि कनाडा में जैसा भी हेल्थ केयर है सबको पता है कैसा है। यहाँ पे आपको घर में रिकवरी का टाइम मिलेगा, अच्छे से रिकवरी होने का मौका मिलेगा। वहाँ पे आपके पास टाइम भी नहीं होगा रिकवरी होने का और कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो मैंने क्या किया था कि मेरी फ़्लाइट के 12-13 घंटे से पहले ही मैं निकल गया था, और उसका रीज़न बस यही है कि यार देखो, बीच में आपने ट्रैफिक देखा, फिर एक एक्सीडेंट भी था जिसकी वजह से एक मेजर होल्ड अप था, और बीच में कहीं ऐसे रुक के आराम से खाना हो, टाइम स्पेंड करना हो तो कर सकते हैं हम, किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं है या दौड़ा दौड़ी में नहीं है, और हमें रैशली ड्राइव भी ना करना पड़े और आराम से कंफर्टेबली पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद भी हमारे पास इनफ टाइम हो कि हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम चेक कर ले एक बार लगेज में आ गई है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स खैर इतने नहीं होते हैं आपके पास अभी, आप पहली बार जा रहे हो तो बात अलग है कि भाई ट्यूशन का वो कॉलेज का शेड्यूल भी आपको दिखाना रहता है, जो कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। पहले तो कोविड की टेस्ट भी होते थे, तो अभी तो आपको खैर इतना नहीं है। आपको पासपोर्ट है, आपकी वर्क परमिट है या स्टडी परमिट है, लेकिन उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ होती है जो आपको वहाँ ले जानी है किसी और के लिए, या किसी और के लिए आप कुछ लेके जा रहे हो, या किसी का पार्सल आप उनके बिहाफ पे लेके जा रहे हो, या ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और दवाइयाँ हैं वो ले लो। अब जैसे मेरी जैसी कोई सिचुएशन है तो अब मैं वही प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी पेन किलर्स को कैसे मैं टाइम करूँ। हर 6 घंटे में मुझे कुछ लेने की है, 6-7 घंटे में नहीं, तो बहुत सीवियर पेन है। और एक लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ करने बोला है, क्योंकि हर जगह पे मुंह में अल्सर्स हो गए हैं, तो बहुत पेनफुल है। लेकिन प्लान करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट में फिर इस टाइप की कोई असिस्टेंस नहीं होती है। इसलिए फ़्लाइट में बैठने से पहले आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो इंश्योर करो कि आपके पास वो मेडिसिन्स है, आपके पास जो भी रिक्वायर्ड कोई असिस्टेंस है वो आपके पास है। और आई वुड सजेस्ट कि आप एयर होस्टेस को भी कम्युनिकेट कर दो जाते वक्त कि आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है और आपको कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो आपने जो होटल का रूम देखा उसके बाद कोई वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे चाचा फिर से मुझे सरप्राइज़ देने आ गए थे यहाँ पे। और जस्ट लाइक लास्ट टाइम इतनी बातों में हम बिज़ी हो गए कि मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। बट अब क्योंकि चाचा यहाँ पे है, उन्होंने ट्रैवल किया है टू मैनी कंट्रीज, सो वी विल रिक्वेस्ट हिम टू शेयर वन टिप that is helpful to all the students and anybody who is going to Canada, because he's also been to Canada. Be good to people, whether it is the check-in counter at the airport or the airline crew, because they mostly go through very difficult people. Of course, then that job is very difficult. So anyone treating them very nicely, they feel really special, and that can get you some perks and benefits which you would have not expected or thought of getting, but because you have been nice and kind to them, they become extra nice and extra kind to you. I hope everybody uses the advice that Kaka has given. So all the best everyone. See you at the airport. नहीं भाई, थैंक यू। कितने का है एक रैपिंग? 472 एक बैग का ना, प्लस टैक्सेस या कुछ नहीं, सब आ गया उसमें, बिल सब मिलता है। ठीक है, अभी तो मुझे नहीं करा ना, बट होगा तो मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे मैं आ गया और फैमिली पीछे से बाय कर रही है, वो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन सब बाय कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जैसे वो मुझे पूछ रहे थे कि मुझे बैग रैप करनी है या नहीं,
वो बेसिकली क्लिंग फिल्म से पूरी बैग को वो रैप करते हैं और इससे बेसिकली प्रोटेक्शन मिलता है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं क्योंकि फेंकने वाले तो वैसे भी है। स्क्रैचेस के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा पर ठीक है, आज नहीं तो कल बैग तो वैसे ही चेंज होने वाली है, इतना ज़्यादा तो क्या ही डैमेज हो जाएगा। बोल के जिंक्स नहीं करना भाई मुझे। हाँ जी, तो बैगेज ड्रॉप कर दिया है मैंने और पेन किलर ले लिया मैंने और पेन काफ़ी शुरू हो गया है, तो यहाँ पे ही शुरू हो गया था मेरा लाइन में खड़े खड़े। मैंने उसी टाइम पे उनको बता दिया कि देखो यार मेरी बहुत ही ख़राब एक सर्जरी हुई है, तो प्लीज़ मेरी PNR पे आप एक नोट डाल दीजिए कि मुझे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड आई टोल्ड देम कि मैं आपको बेवजह परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो जस्ट क्रू को पता चले कि भाई ये जो सीट नंबर है इस पे कोई है जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि मैं अपनी कंट्री को एग्जिट कर रहा था तो मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ और वहाँ पे उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे। हाँ जी, तो अब मेरा इमिग्रेशन हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी में। और काफ़ी पोलाइट थे जो ऑफिसर थे, बहुत अच्छे थे। कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस इतना पूछा कि भाई कहाँ पे जा रहे हो और वर्क परमिट या स्टडी परमिट क्या है। फिर अप्रूव कर दिया, स्टैंप लगा दिया और फिर ऐसे ही मस्ती में पूछा, बोले सात्विक का मीनिंग क्या होता है। फिर मैंने बोला सर इसका मीनिंग ये रहता है, तो फिर उन्होंने एक अल्टरनेटिव मीनिंग भी बताया। ठीक है यार, कोविड के टाइम से तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत स्मूथली ख़त्म हो गया। उस टाइम पे तो सब ऐसे ही खड़ूस बन के बहुत डिफ़िकल्टी दे रहे थे सबको। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी में। काफ़ी बदल गया है, जब मैं पहले आया था थोड़ा डिफरेंट था। ऑलराइट, तो सिक्योरिटी भी क्लियर हो गया है। लकीली लाइंस बहुत छोटी हैं और वो इसलिए क्योंकि आसपास कोई इंटेक नहीं है ना। जब हम इंटेक के टाइम पे आते हैं, क्योंकि जब हम इंटेक के आसपास आते हैं ना तो पता चलता है कितने सारे लोगों को एक साथ कनाडा जाना है। अभी तो देखो एकदम खाली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एयरपोर्ट। ये रहा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जहाँ से मेरा इमिग्रेशन हुआ, और ये एलिवेटर है और ये सारी शॉप्स। शायद आप मेरा पुराना ब्लॉग खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कोविड के टाइम पे सब बंद था और मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे नहीं था। शॉप्स तो क्लोज थी लेकिन यहाँ पे बैठे भी बहुत कम लोग थे। तो देखो अब पूरी लाइफ यहाँ पे दिख रही है विथ गॉड्स ग्रेस। कितना कुछ बदल भी गया है। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं लाउंज में। लाउंज में एंट्री होती है सबको, लेकिन दो चीज़ें हैं, या तो आपको पे करना पड़ता है या तो आपको फ्री एंट्री होती है। फ्री एंट्री आपको क्रेडिट कार्ड के, आपके कोई डेबिट कार्ड के बेसिस पे मिलती है। और दो यहाँ पे लाउंजेस हैं, सेम सर्विस प्रोवाइडर लेकिन दो लाउंजेस हैं। तो आपको उसी लाउंज में जाना चाहिए जहाँ पे आपका गेट नज़दीक हो। तो बहुत ही घटिया और बेहुदा लाउंज है। जितना भी फूड यहाँ पे है सब में इंसेक्ट्स हैं। बैठने की जगह मिल गई मुझे, और अगर यही आपका पर्पस है कि भाई बैठना है, वहाँ लोगों के साथ नहीं बैठना, अकेले में बैठना है यहाँ पे, मतलब कम लोगों के बीच में बैठना है, या फ़ोन चार्ज करना है, या मैच देखना है, तो ठीक है। नहीं तो यहाँ पे खाना बहुत ही बेकार है। और हर जगह पे जितने भी खाने की आइटम्स हैं सब में इंसेक्ट्स हैं। मच्छर है या कोई तो भी इंसेक्ट्स है छोटे छोटे। हाँ, तो जब आपकी प्लेन का बोर्डिंग शुरू होगा तब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एयरलाइंस के, वो लाउंज वालों को कांटेक्ट करेंगे और लाउंज वाले अंदर आके अनाउंस करेंगे कि आपका बोर्डिंग शुरू हो रहा है, इस एयरलाइन से किसका भी फ़्लाइट बाकी है। तो बस वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बस उनको बता देना है, और वो जब आपका बोर्डिंग शुरू होगा वो आपको आपके बता देंगे। फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट 15 मिनट लेट है और मैं यहाँ से अपने बोर्डिंग गेट को देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा जैसे ही लाइनअप शुरू होगी मैं भी वहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा।
तो फाइनली मेरे बोर्डिंग का टर्न आ गया और बहुत लेट है प्लेन। जब टेक ऑफ करना था तब तो अभी बोर्डिंग शुरू हो रहा है, तो बहुत लेट है और टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव आई थी। तो मैं तो लोगों को सजेस्ट करूँगा कि भाई अच्छे से बुकिंग करो, मेरी तरह ज़्यादा पे करोगे और सर्विस भी जब इनएडिक्वेट मिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो एरो ब्रिज है तो अच्छा है, नहीं तो कभी कभी तो बस में ही भेज देते हैं ज़्यादातर। الاتحاد يرجى الاحتفاظ برقم القائمة معكم طوال وقت الرحلة ولتجنب التدخل مع الأجهزة الداخلية الإلكترونية واختراع الاستخدام أثناء الطيران. يمكنكم عادة تشغيله فور أطفال عبر تحسينات हाँ जी, तो फ्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी, मतलब कि टर्बुलेंस के हिसाब से, और इतना ज़्यादा कुछ टर्बुलेंस था नहीं। और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम दिस फ्लाइट अराइवल टू दी अदर फ्लाइट्स डिपार्चर। तो आई गेस एक और बार सिक्योरिटी चेक होगा। तो अगर आप अबू धाबी एयरपोर्ट में आते हैं तो दो चीज़ें होंगी। अगर आप स्ट्रेट अवे कनाडा जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको टर्मिनल 1 2 3 डिपार्चर गेट्स में जाना है। अगर यहाँ पे आपका लेओवर लंबा करके आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना है तो आप यहाँ से जाओगे इस जगह पे, यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा इशू होते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक प्लान करके एक अच्छी एयरलाइन में बुक करें ताकि कोई और रूट मिले जिससे सेविंग्स ज़्यादा हो, कहीं और लेओवर थोड़ा ज़्यादा हो जाए लेकिन आपकी सेविंग्स हो जाए। अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। अब एयरपोर्ट पे रेलवे स्टेशन की आवाज़ सुन के अजीब लगा ना? मुझे भी लगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दोनों ही फ्लाइट में बोर्डिंग किया था, ये रेलवे स्टेशन से कम नहीं था ये। अब मेरी पहली और दूसरी फ़्लाइट के बीच में बहुत कम टाइम बचा था क्योंकि पहली फ़्लाइट लेट थी। जब तक मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके इस गेट तक पहुंचता, मुझे पता चला कि सेकंड फ़्लाइट का बोर्डिंग शुरू हो गया था।
अब बोर्डिंग के टाइम वो मांगता है पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास, लेकिन मुझसे एक और डॉक्यूमेंट मांगा गया और वो था मेरी कनाडा की वर्क परमिट, जो मुझे काफ़ी अनयूजुअल लगा। तो ये है इस फ्लाइट का बिजनेस क्लास, और ठीक उसके पीछे मेरा सेगमेंट था इकोनॉमी स्पेस। ये आता है इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, और इसको एक्सेल भी बोलते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लेग रूम मिलता है और 9 to 10,000 में ये सीट आपको अपग्रेड हो जाएगी। तो भोलेनाथ का नाम लेकर इस लंबे सफ़र के लिए खुद को मैंने तैयार किया। फिर उन्होंने थोड़ा खाना दिया, मैंने एक मूवी देखा, फिर उन्होंने थोड़ा और खाना दिया, तो मैंने भी एक और मूवी देख लिया। बस ये सिलसिला चला और धीरे धीरे मैं पहुंच गया टोरंटो के पास। हाँ, पर फूड रिव्यू मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी डेंटल कंडीशन की वजह से मैं अच्छे से कुछ खा नहीं पाया। और ये आप देख रहे हो मिसिसागा। हाँ जी, तो अब हम आ गए और अब हमें जाना है अराइवल्स में। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो बहुत ही लंबी लाइन थी और बहुत ही मिसमैनेज था, लेकिन देखते हैं इस बार। तो अराइवल्स में आते ही आप जैसे ही आगे जाओगे तो पहले एक सेक्शन आएगा जहाँ पे कस्टम्स डिक्लेरेशन हो रहा है। पहले लोग क्वेश्चन करते थे, अब मशीन आ गए, कियोस्क आ गए यहाँ पे। मैंने वहाँ का वीडियो लिया, लेकिन वो चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, बोली इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये मत करो। तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन थी वहाँ पे और कस्टम्स में बहुत बड़ी लाइन थी। और वहाँ पे टिपिकल ये कैनेडियन आपको दिखेगा कि पूरे दुनिया भर के लोग बुलाने हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं सपोर्ट करने के लिए। तो इतने कम मशीन और इतने ज़्यादा लोग थे। तो मैं जिस मशीन के बारे में बात कर रहा था, जैसे ही आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करोगे एक रिसीट प्रिंट होगी। उस रिसीट को लेकर के आपको यहाँ पे आना है और ऑफिसर को दिखा देना है। उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और पूछा कि आर यू हियर टू वर्क। मैंने बोला हाँ, और उन्होंने बोला फर्स्ट टाइम मतलब स्ट्रेट वर्क परमिट पे आ रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं एक शॉर्ट वेकेशन पे घर गया था एंड नाउ आई एम बैक। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उसने कुछ तो भी मेरे कस्टम्स की जो रिसीट थी उसमें कुछ करेक्शन किया और स्टैंप लगा के जाने दिया। वैसे कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। ये पहले जो रिसीट और कियोस्क वाली जो सिस्टम थी कस्टम्स डिक्लेरेशन की, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और स्ट्रेट अवे सब कुछ ऑफिसर के पास ही होता था। तो अब ऑफिसर के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया है और आधा ऑटोमेटेड कर दिया इन्होंने, मशीन बेस्ड बेसिकली, और आधा मैनुअल ह्यूमन बेस्ड। और यहाँ पे ही ट्रॉलीज मिल जाएंगी आपको, स्ट्रेट अवे उठा लेना। और मेरा दोस्त भी बाहर आ गया तो जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा। अब आधी बैग्स कन्वेयर बेल्ट पे घूम रही थी और आधी बैग्स को ऐसे इन्होंने लगा के रख दिया था, तो काफ़ी टाइम लग गया बैग्स ढूंढने में। हाँ, तो अब मैं गेट E&F के बाहर जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा दोस्त है और हमें ढूंढनी है एक वाइट BMW। ओके, तो दर्शन आ गया। अब हम दोनों जा रहे हैं वापस लंदन। और दर्शन को शायद आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, नवरात्रि के गरबा वाले वीडियो में 1.5-2 साल पहले। तो एनीवेज इमिग्रेशन का प्रोसेस कुछ जगहों पे स्मूथ था, कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लाइनअप थी और स्टाफ में कोई ऐसा हॉस्टाइल बिहेवियर नहीं देखा मैंने। जो भी रूड थे वो अपने ही थे, देसी लोग ही थे जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और रूड हो गए थे। और 2 थे मेरे साथ, बाकी दूसरों के साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हो, 2 अलग अलग स्टेप्स पे 2 अलग अलग अपने ही देसी लोग थे जिन्होंने बहुत रूड बिहेव किया। तो वैसे कोई इशू आया नहीं है।
थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन जो लोगों को पहले लगता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से एंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या इश्यूज क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। करना है तो मैं आपको 2 टिप्स दूंगा। कनाडा के टाइम के हिसाब से अपनी फ्लाइट में सो जाओ और जैसे ही कनाडा में मॉर्निंग हो जाती है आप उठ जाओ और स्टे हाइड्रेटेड। पिछले वीडियो और इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट का डिफरेंस है। वेलकम टू कनाडा। आई होप आपको इस ब्लॉग से कुछ ना कुछ जानने मिला हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।